Hello, 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 check, hello.
टेस्ट हो गया। कल वो मैनेजमेंट के तीनों का अंतर संबंध किया था ना लास्ट। एक प्रश्न है मेरे सामने, प्रशासन में लाल फीताशाही की मानसिकता क्या है? लाल फीता देखा है ना उद्घाटन के समय, तो उसको काटा जाता है। उसको मान लिया इस कमरे का उद्घाटन करना हो, वहां लाल फीता लगाया जाएगा, तो जब तक वो कट नहीं होता तब तक एंट्री नहीं है। राइट। लाल फीताशाही कहने का मतलब वही है कि जब नौकरशाही रुकावट डाल दे किसी कार्य को करने में, वो रुकावट या तो कानून के जरिए हो सकता है या विवेकाधिकार से हो सकता है, जैसे भी हो। जब भी नौकरशाही अगर व्यवधान बन रही है, कहीं कार्य को विलंब कर रही है या रुकावट बन रही है, उसको कहते हैं लाल फीताशाही। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना या स्वेच्छाचारी होकर कार्य करना नौकरशाही में, उसको लाल फीताशाही कहते हैं। अभी प्रधानमंत्री ने लास्ट वीक में एक वाक्य यूज किया है कि रेड टेप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रेड कारपेट। निवेशकों के संदर्भ में अभी यूज किया गया है टर्म का कि रेड टेप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय रेड कारपेट। रेड कारपेट का मतलब हो गया वेलकम, नहीं। रेड टेप का अर्थ है रुकावट। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सरकार जो टर्म था उस पर, व्हाट एग्जैक्टली इज गवर्नमेंट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उच्चतम न्यायालय यह कहता है कि भारत सरकार एक विधिक निकाय नहीं है। वहां क्या है समझ में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए लीगल एंटिटी। गलत लग रहा है ना वाक्य? गलत लग रहा है ना वाक्य? देखिए ये यथार्थ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए लीगल एंटिटी। कहने का मतलब क्या है? संविधान में एक अनुच्छेद है 300। है क्या है उसमें, याद है? 395 है अनुच्छेद, तो 300 होगा ही, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन 300 में क्या है वह पूछ रहा हूं, नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं। 300 यह कहता है कि उसके पहले एक और होगा, तो क्या होगा? 299। तो 299 में कॉन्ट्रैक्ट है। भारत सरकार या राज्य सरकार किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है ना, और दोनों पक्ष उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन पर काम करेंगे। अगर मान लिया जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी सुना होगा, ट्रिपल पी, सरकार और निजी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट, और उसके बाद काम करना शुरू किया। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी तरफ से, तो हम केस कर सकते हैं, राइट। भारत सरकार भी कर सकती है और भारत सरकार के विरुद्ध किया भी जा सकता है। दोनों चीजें दोनों पक्ष के लिए है। वह 300 में वही बात लिखी गई है, वाद, प्रोसीडिंग्स, सूट्स, कि हम कोई वाद चला सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं, केस कर सकते हैं भारत सरकार पर, या भारत सरकार केस कर सकते हैं। लेकिन 300 में यह लिखा है कि भारत सरकार या तो करे या भारत सरकार के विरुद्ध किया जाए, वह भारत संघ के नाम से किया जाएगा। भाई बात यह, और राज्य सरकार के विरुद्ध अगर करेंगे तो केवल राज्य लिखा जाएगा। जैसे केशवानंद भारती का केस सुना होगा, है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो हम यह नहीं कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ केरला, इट इज द स्टेट ऑफ केरला। जहां राज्य सरकार है वहां स्टेट शब्द का प्रयोग होगा, और जहां भारत सरकार है वहां भारत संघ का प्रयोग होगा। क्यों? कि भारत सरकार का मतलब हो गया केवल मंत्री परिषद, संघ का मतलब हो गया विधायिका
कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो हमारा विरोध किसी भी संस्था से हो सकता है ना। मान लिया भारत सरकार के विरुद्ध करें और भारत सरकार कहे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, संसद ने कानून बनाया था, जो कानून में कहा गया है वो हमने किया, इसलिए हमारी जवाबदेही नहीं है। टाला जा सकता है इसको। जब संघ कह देंगे तो संसद भी आ जाएगी कि कानून अगर गलत है तो कानून का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अगर न्यायालय के निर्णय से कोई अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके निर्णय को निरस्त किया जा सकता है। इसलिए क्या कहा जाएगा कि जब भी हम कोई केस फाइल करेंगे देन इट इज नॉट इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, ये होगा भारत संघ या राज्य के नाम। इसी आधार पर उस न्यायालय ने कहा कि ऐसा इसलिए है, भारत सरकार कोई विधिक निकाय नहीं है, जो विधिक निकाय है वह भारत संघ है, तभी हम कानून के तहत कोई उपचार ले सकते हैं, न्यायालय में जा। समझ में आया क्या कहा मैंने? है? नहीं आया समझ में? मैंने यह कहा कि जब हम किसी पर कोई भी मुकदमा चलाते हैं, व्यक्ति हो, संस्था हो, कोई भी हो, तो किसी न किसी कानून के तहत होगा ना। वो चाहे सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो या फाइनेंशियल कमर्शियल लॉ हो, कोई तो होगा नहीं। तो अगर वह व्यक्ति या वह संस्था उस कानून के दायरे में नहीं आती, उस पर केस इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, राइट। जैसे दूतावास, कोई भी देश है उसका दूतावास यहां है, तो हम दूतावास के विरुद्ध केस नहीं कर सकते। इसका मतलब कि भारत में जितने भी कानून प्रचलित हैं उनमें दूतावास शामिल नहीं है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि दूतावास ने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया, अब मैं उस पर केस करूंगा, तो यह नहीं कर सकते। हमें रिक्वेस्ट उसी दूतावास को करना होगा कि आपने हमारा वीजा क्यों रिजेक्ट किया है, क्या हमें वीजा मिलना चाहिए। जो भी निर्णय होगा वो उसी का होगा। हम यहाँ के न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई भी मामला दर्ज नहीं कर सकते। रीजन क्या है? दोज एम्बेसीज आर आउट ऑफ द लॉ, हमारे देश के कानूनों से बाहर है वह। इसी प्रकार अगर कोई संस्था कानून के दायरे में नहीं आती तो हम उसके विरुद्ध केस नहीं कर सकते। ये तो आ रहा है समझ में? है? तो भारत सरकार किसी कानून के तहत नहीं आती, यह लिखता है संविधान का अनुच्छेद 300। जब भी भारत सरकार पर केस करना होगा तो हमें करना होगा भारत संघ के विरुद्ध या राज्य के, राज्य के नाम से, न कि राज्य सरकार के नाम। अब ठीक है। इस आधार पर न्यायालय ने कहा कि सरकार, भारत सरकार या राज्य की सरकार विधिक निकाय नहीं है, अर्थात उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें उसको उसी रूप में रखा गया हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के रूप। एंड द रीजन बिहाइंड इज आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या स्थिति है ये अभी बताइए। इतना ठीक है या बहुत गंभीर समस्या है? नहीं। जैसे अगर हमसे प्रीलिम्स में पूछा जाए वाक्य कि भारत सरकार एक विधिक निकाय नहीं है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि वाक्य गलत है, नहीं, और एकदम निसंदेह उस पर टिक करेंगे कि इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। और कोई अगर कह दे कि नहीं है तो उससे लड़ भी जाएंगे हम। सोचा कैसे? हाँ, केशवानंद भारती तो भारत सरकार के विरुद्ध था ही नहीं। केशवानंद भारती ने केस किया केरल राज्य पर कि केरल राज्य ने भूमि अधिग्रहण कर लिया था, राइट। केरल हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया सरकार के पक्ष में कि भूमि अधिग्रहण है वो वैध है। तो केशवानंद भारती ने अपील की होगी। पहला नाम हो गया केशवानंद भारती, हु इज एन अपेलेंट, स्टेट इज रेस्पोंडेंट। जो उसका डिफेंस है, डिफेंस तो कहेंगे क्रिमिनल केस में, रेस्पोंडेंट है वह, है ना। तो अपील केस है उच्चतम न्यायालय के पास। अब अपील में क्या करेंगे हम? जिसके विरुद्ध हमने केस इंस्टीट्यूट किया था उसी निर्णय के विरुद्ध अपील करेंगे ना। नया पार्टी तो उसमें आएगा नहीं कोई। इट इज नॉट यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज स्टेट ऑफ केरला। उच्चतम न्यायालय ने उस फैसले को फिर उलट दिया, हाईकोर्ट के फैसले को।
और या कहा कि इट इज ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26 क्लॉज डी, और या कहा कि हम मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते चूंकि ये बुनियादी ढांचे का भाग है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वहां। तो जो भी हमारे पास केसेस आते हैं, केस का रेफरेंस जब हम लेते हैं 99.99% वी रेफर अपील केसेस, कि वही अंतिम निर्णय है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट के लेवल पर भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किसी भी हाई कोर्ट का हो, है ना। आया समझ में? और कोई दिक्कत? ये समझ में आया भारत सरकार वाला है? भारत सरकार एक विधिक निकाय नहीं है। कोई भी पूछता है अगर, तो रेफरेंस कहां से लेंगे? अनुच्छेद 300, ठीक है, जिसमें अगर घर पर रखा है संविधान तो उसको देख लेंगे जाकर, उसमें लिखा है सूट्स प्रोसीडिंग्स, ये वाक्य है, उसमें हम वाद चला सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं किसी भी राज्य के विरुद्ध। ठीक है, सरकारों को कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध केस नहीं कर सकते ना, राष्ट्रपति के विरुद्ध केस नहीं कर सकते या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन सरकारों के विरुद्ध तो करते ही है। सभी सारे यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सब तो नाम है ही वहां। जो बात अभी मैंने कही कि सरकार का अर्थ होता है मंत्रिपरिषद, केवल वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार, ठीक है। शासन के अंदर आ जाएगा विधायन मतलब विधायिका, कार्यान्वयन मतलब कार्यपालिका, जिसका एक अवयव है सरकार। कार्यपालिका दो तरह की हो गई, राजनीतिक, स्थायी, ठीक है। दोनों कार्यपालिका है जो कार्यान्वयन का कार्य कर रही है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है वही सरकार है, और जो स्थायी कार्यपालिका है वो प्रशासन है, ठीक है। नौकरशाही जिसको करें या प्रशासन कह लें, प्रशासन कहना ज्यादा अच्छा है। प्रशासन में तो निचले स्तर के भी कर्मचारी आएंगे ना, नॉट ओनली ब्यूरोक्रेट्स, और भी तो लोग आएंगे, तो उसको स्थायी कार्यपालिका कहा जाएगा, नौकरशाही और प्रशासन। और न्यायपालिका तो अलग है ही। तो अगर कोई कंफ्यूजन होता है कहीं कि यह सरकार को किसका अंग माने, है ना, घटिया किताबों में लिखा होता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो अगर परीक्षा में लिख कर आएंगे, नहीं मैं पॉलिटी वाले सर या मैं अपने बारे में या आचार्य दुर्गादास बसु कोई भी हो, जो तथ्य गलत है वो गलत है, नहीं। अगर सरकार के अवयव होती न्यायपालिका, सरकार के विरुद्ध एक भी फैसला नहीं होगा। जिस दिन सरकार के विरुद्ध फैसला हो जाएगा सरकार का अंग होने के बाद, नेक्स्ट मॉर्निंग जज विल बी रिमूव्ड। फॉर एग्जाम्पल, अटॉर्नी कितना भी ज्ञानी हो, सरकार के विरुद्ध परामर्श नहीं दे सकता। जिस दिन दे देगा, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो प्रसाद रुक जाएगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। गवर्नमेंट इज, जैसे लिखा है, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए कहे जाएंगे। तो हु विल डू दैट? हु इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जुडिशरी? आयुष्मान भारत जुडिशरी लॉन्च करेगी? नहीं ना, कॉमन सेंस की बात है ये, कॉमन सेंस की बात है ना ये। वॉट एवर इज रॉन्ग, जो सही है वो सही है। मैं बोलूं, कोई भी बोले, इसलिए मैंने कहा कि मैं या कोई और शिक्षक आचार्य दुर्गादास बसु से तो कम ही जानते हैं, तो स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है, राइट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से भी कम जानते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर से तो कम जानते ही हैं, नहीं। तो किसी भी अच्छे ऑथर की हिम्मत नहीं हो सकती या लिखने की। गवर्नमेंट हैज 3 ब्रांचेस। अनुच्छेद 12 में होना चाहिए था न्यायपालिका को, वो राज्य के अर्थ में भी शामिल नहीं है, सरकार तो छोड़ दे। आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा देता है, उसमें क्या लिखा है? संसद, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। डज नॉट इंक्लूड जुडिशरी। जब वह राज्य की परिभाषा में नहीं आती,
सरकार की परिभाषा में कैसे आ सकती है? अभी सबसे बड़ा उदाहरण है इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिसीजन। सरकार का घोर विरोध है ना, वह सरकार के हाथ पांव बांध दिए न्यायपालिका ने बाय कॉलिंग इट स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। खैर, तो भारत सरकार जहां शब्द लिखा हुआ है, जहां जहां संविधान में, अगर वो भारत सरकार है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। जब भी केस इंस्टीट्यूट करना होगा तो भारत सरकार विधिक निकाय, वहां केस होगा भारत संघ के विरुद्ध या राज्य के। एक ही जगह गवर्नमेंट लिखते हैं हम केस में, वो यूनियन टेरिटरी में, जैसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्स वर्सेस एनसीटी दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, संघ शासित क्षेत्र है इसलिए, अदरवाइज इट विल बी स्टेट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, व्हाटएवर, और यूनियन ऑफ इंडिया। सरकार जहां लिख देंगे वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन योर केस इज वीक, वो केस इंस्टीट्यूट ही नहीं होगा न्यायालय में। स्पष्ट है यहां तक? ठीक है, कोई समस्या? तो सरकार के काम क्या होते हैं और सरकार की परिभाषा क्या होगी? तो सरकार दो चीजों पर टिकी है, एक है उसकी लेजिटिमेसी, वैधानिकता, और दूसरा है प्राधिकार, अथॉरिटी। वैधानिकता मिलती है जनता से, प्राधिकार मिलता है कानून से। ये दो पिलर हैं सरकार के। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट? जिसको जनता ने मैंडेट दिया है सबसे अधिक बहुमत, वही बनाएगा ना सरकार, है? तो जनता ने चुनाव करके, निर्वाचन करके एक दल को, चार दल को मैंडेट दिया कि आप सरकार बना सकते। यह वैधानिकता है। क्यों? कि जो निर्वाचन होगा वह कानून के तहत हो रहा है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। निर्वाचन की जितनी प्रक्रिया है वह आरपी एक्ट के तहत होती है, इसलिए हमारे द्वारा किया गया निर्वाचन कानूनी रूप से वैध है। तो जब हमने निर्वाचन करके, कानून के तहत निर्वाचन करके किसी को सरकार बनाने के लिए कहा, तो वह सरकार वैधानिक होगी, कानूनी होगी ना, उसको कानूनी आधार मिल गया। और जब उसने सरकार बना लिया उस दल ने, अब अलग अलग कानूनों से उसको अलग अलग कार्य करने की शक्ति मिल रही है, जिसको हम कहेंगे उसका प्राधिकार है। वैधानिक शक्ति को प्राधिकार कहते हैं, कल भी बताया था, है ना, लेजिटिमेट पावर। इन दो स्तंभों पर आधारित है सर। जिसका मुख्य कार्य क्या होगा? कुछ तो सामान्य कार्य है, राष्ट्र की सुरक्षा करना है, तो लोगों का कल्याण करना है, आर्थिक विकास के लिए काम करना है, तो सामान्य सा कार्य। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे रेगुलेशन, नियमन करती है सरकार। नियमन के कार्य के लिए सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, कानून में संशोधन करने का, संविधान में संशोधन करने का। ये सारे अधिकार उसको संविधान ने ही दे रखे हैं या कानूनों ने दे रखे। तो वह रेगुलेटरी फंक्शन है उसका। एक फंक्शन हो सकता है सेवा आपूर्ति करने का, सर्विस डिलीवरी। अलग अलग तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, दैट मे बी सोशल, दैट मे बी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, जो कह लें। सड़क बनाना है तो सड़क बनाने वाला कार्य भी सरकारी करेगी, उसको क्या कहेंगे? अवसंरचनात्मक सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस है वह। सड़क, पानी, बिजली जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, टीकाकरण, जितने ऑल सर्विसेज आर डिलीवर्ड, वो सरकार का दूसरा काम है। और तीसरा विशिष्ट काम है कि आर्थिक समृद्धि के लिए उसको नीतियां बनानी है। अब वो नीति या तो निवेशक को आकर्षित करके बनाई जाए, घरेलू पूंजी का यूज करके बनाए, बचत बढ़ाकर करें, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करके करें, सरकार खुद बनाए या कोई एजेंसी क्रिएट कर दे, व्हाटएवर। जैसे मौद्रिक नीति सरकार को बनानी है, सरकार मौद्रिक नीति नहीं बनाकर आरबीआई को उसने सौंप दिया। आरबीआई विल मेक दी मॉनेटरी पॉलिसी। टैक्सेशन की पॉलिसी सरकार खुद बनाएगी वाया बजट, ठीक है। अगर टेलीकॉम के सेक्टर में विकास करना है तो ट्राई इज देयर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अलग अलग या तो वो एजेंसियां क्रिएट कर दे या खुद से बनाए या जैसे भी करे। आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए नीतियां बनाना एक कार्य हो गया, एक सेवा आपूर्ति का कार्य है, एक नियामकीय कार्य है। आ रहा है समझ में? श्योर?
और कुछ सामान्य से कार्य है। जन कल्याण, एक वाक्य में कह दिया, राष्ट्र की प्रतिरक्षा, डिफेंस, हमारी सीमा की सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, ये कार्य भी राज्य की सरकार करती रहेगी। स्पष्ट हुआ? श्योर है? श्योर? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था जो अभी मैंने छेड़ा है, सरकार के 3 अंग तुमने रट लिया एकदम, हाँ? रट लिया है एकदम, हाँ। अगर हम लिख कर आएंगे उसको तो पेपर 2 खराब हो जाएगा, एक आंसर नहीं। ऐसा कुछ लिख दिया अगर किसी भी पेपर में जो भारत के विधिक ढांचे या संविधान या किसी संस्था का विरोध करता हो, योर एंटायर पेपर विल बी आउट ऑफ योर कंट्रोल, नॉट ओनली वन आंसर। परीक्षक यह मानकर चलेगा कि आप अराजक हैं। सवाल समझ में? सरकार के कानून का, देश के कानून, संविधान और संस्थाओं का विरोध कौन करेगा? जो एनार्कियल होगा वही ना, जिसकी मानसिकता अराजकतावादी होगी, जो राज्य का विरोध करता है, वही हो सकता है ना ऐसा। इसका मतलब कि जो व्यक्ति राज्य का विरोध कर रहा है कैनॉट बी ए सिविल सर्वेंट, तो वो पूरा आंसर खराब हो जाएगा, पूरा पेपर। ध्यान रखना है, किसी भी पेपर में कोई भी चीज लिखनी है तो यह ध्यान रखा जाएगा कि हम आलोचना करने के लिए तो छूट है, यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अभी मैंने क्या कहा, जो गलत है वो गलत है। हर सरकार हमेशा अच्छा कार्य करे हो नहीं सकता, और हमेशा खराब करे यह भी नहीं हो सकता। कोई एक कार्यक्रम 100% सफल हो जाए ये पॉसिबल नहीं है पूरे विश्व में, और 100% विफल हो जाए यह भी पॉसिबल नहीं है, द फैक्ट। तो जहां पर वो सफल हो गया की सफलता दर्शाई जाएगी, जहां विफल है सफलता दर्शाई जाएगी। तो आलोचना करने के लिए तो छूट है हमें। भाषाई रूप से ध्यान यह रखना है कि विधिक ढांचे पर, संस्थाओं पर, संविधान पर, नीतियों पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। पर उंगली उठ जाएगी देन यू विल बी ट्रबल, मार्क्स कट जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर अच्छा होगा, नंबर नहीं आएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो बोलिए। सरकार के बारे में बाहर नहीं रहेगी तो कैसे सरकार के विरुद्ध फैसला देगी बात? न्यायपालिका को तो स्वतंत्र होना चाहिए ना। मेरे अधिकार का उल्लंघन हो और मैं सरकार पर केस करूं, और न्यायपालिका सरकार का भाग है, तो मेरे खिलाफ ही निर्णय होगा ना हमेशा। कोई भारत सरकार कभी यह कहेगी कि हमने सारे काम गलत किए हैं, या कोई मंत्री परिषद का कोई मंत्री क्या कहेगा सदन में कि मैं इस विभाग मंत्रालय का मंत्री हूं लेकिन जो गृह मंत्री है वो बहुत घटिया आदमी है? कहेगा कभी? अगर प्रेस ने कहा भी कि गृह मंत्रालय काम नहीं कर रहा, तो दूसरा मंत्री भी यह कहेगा कि नहीं आपको समझ नहीं है, गृह मंत्रालय अब तक का देश का सबसे अच्छा गृह मंत्रालय अभी है। सरकार या राज्य के अंदर जो होगा वो कैसे उसका विरोध करेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? और अगर विरोध नहीं करेगा तो उसकी निष्पक्षता संदिग्ध है, वो निष्पक्ष रह नहीं सकता। तो कभी राज्य के पक्ष में, कभी राज्य के विरुद्ध नहीं। अगर ट्रिपल तलाक की बात करें तो राज्य के पक्ष में निर्णय है ना, नागरिकों के विरुद्ध है। वो हमने क्लेम किया कि नहीं हमारी संस्कृति का भाग है, न्यायालय ने कहा कि नो, इट इज वायलेशन ऑफ राइट्स, तो उसने सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिया। लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करेंगे तो उसने कहा कि जानने के अधिकार का उल्लंघन है। तो अगर जानने के अधिकार का उल्लंघन है तो 19 और 14 दोनों का उल्लंघन हो रहा है। सो द स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सरकार के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। इलेक्टोरल बॉन्ड तो मौजूदा सरकार के लिए मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है ना। वह सरकार को झटका लग गया ना कस के, है? तो अगर राज्य की परिभाषा में आ जाएगी न्यायपालिका तो उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता दोनों समाप्त हो जाएगी।
सूचना के अधिकार अधिनियम में नहीं, न्यायपालिका को नहीं रखा जाता, न्यायाधीश को रखा जा सकता है। न्यायाधीश को रखा जाएगा कि आपके पास अपनी संपत्ति कितनी है, आपने कलाकारी करके 100 करोड़ कमाया है, क्या आपका वेतन है, क्या है, यह जानकारी मिलनी चाहिए। बिकॉज जज इज एन अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई की भाषा है वही उसमें आएगा जो लोक प्राधिकारी होगा, वन हु इज डेजिग्नेटेड एज पब्लिक अथॉरिटी विच इज डिफाइंड बाय लॉ हु इज ए पब्लिक अथॉरिटी। अगर उसके दायरे में आएगा तो वह आरटीआई के अंदर आना चाहिए। तो न्यायपालिका तो कोई पब्लिक अथॉरिटी है नहीं, न्यायपालिका इज एन इंस्टीट्यूशन, संस्था है ना वह, उसके अंदर प्राधिकारी काम कर सकते हैं। संसद को कैसे रखेंगे आरटीआई में? सांसद को रख सकते हैं। संसद ने संपत्ति नहीं कमाई होगी ना, सांसद कमा सकता है। सांसद को रखा जाएगा, मंत्री को रखा जाएगा, कार्यपालिका को कैसे रख देंगे? शब्द पर गौर करने की जरूरत है। जो विषय आपको पढ़ना है आगे के बाद, बात करने का मतलब पॉलिटी होना तो उल्टा चाहिए था, लेकिन मान लिया बादी में पढ़ेंगे पॉलिटी, तो पॉलिटी में भी संविधान पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे ना उसमें। हम लोग तो संविधान को केवल देख रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका रेफरेंस ले रहे हैं केवल। लेकिन जब संविधान पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ, सर्वोच्च विधि है ना वह। हमने उद्देशिका में लिख रखा है, इस संविधान को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमन का क्या मतलब हो गया कि हमने इसको कानून का दर्जा दे दिया है। कानून जब पढ़ा जाता है, अगर किसी ने पढ़ा है लॉ, इसमें उसने किसी ने हाथ उठाया था, कानून जो पढ़ता है या कानून जब पढ़ा जाता है उसमें एक एक शब्द बहुत मायने रखते हैं। प्रयागराज में एक छात्र ने लिखा, मुझे उसका नोट्स मिला, उसने लिखा कि अनुच्छेद 802 में राज्यसभा का उल्लेख है, 80 ब्रैकेट में 2। उसको लगा होगा कि ब्रैकेट कुछ खास है नहीं, तो जो अंक नहीं भी है लॉ के लिए, कॉमा, सेमी कोलन, ब्रैकेट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ इज प्रिसाइज, वर्ड इधर से उधर कर देंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कानून पढ़ने के समय तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। गवर्नमेंट को क्लासिफिकेशन मतलब सरकार का वर्गीकरण क्यों करेंगे? राज्य का वर्गीकरण करें, स्टेट का। कार्यपालिका का कर सकते, सरकार का नहीं ना। न्यायिका का वर्गीकरण नहीं होता, वर्गीकरण क्यों होगा? न्यायिका कोई भी हो, स्तर हो सकता है उसका, या तो रीजनल, राज्य के स्तर पर, या लोकल। अगर लोकल संस्था भी कानून बना सकती है तो लोकल भी हो सकती है। भारत में भले नहीं हो, भारत में राज्य स्तर पर है, संघ के स्तर पर है ना, तो वह राज्य विधानमंडल कहेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर है, और यूनियन लेजिस्लेचर है। तो हम अगर उसके लेवल के हिसाब से वर्गीकरण करना चाहें, कितने स्तरों पर विधायिका काम करती है, कहा जाएगा 2 स्तर हैं, राज्य स्तर और केंद्र के स्तर। न्यायपालिका का भी वही है, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है ना। तो हमारे पास यूनियन जुडिशरी है और स्टेट जुडिशरी, और स्टेट जुडिशरी के ही अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जिसको हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट के अधीन है वो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे की न्यायालय है वो, उसके अधीनस्थ नहीं है। लेकिन जितने जिला न्यायालय हैं, दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट के अधीन है वह। तो उनके प्रशासनिक, न्यायिक सभी कार्यों पर उच्च न्यायालय निगरानी रखता है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के विरुद्ध रिट इशू करा सकते, उसके प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी नहीं रखता सुप्रीम। हाँ, और क्या कंफ्यूजन है? सरकार के शासन का अंग विधायिका कार्य पर, फिर तो वही घूम फिर के आ गए हम। ये जो है ना वॉल्ट,
से बाहर आने की जरूरत है। सरकार मतलब ध्यान रखना है मंत्री परिषद के अलावा कोई नहीं, बाकी सब सरकार की एजेंसियां हैं, वो अटॉर्नी हो कोई भी हो, ऑल आर एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो डायरेक्ट उसके कंट्रोल में होती है। कहीं कहीं लिखा होगा, पढ़ा होगा, भारत सरकार का एक उपक्रम लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो या तो वह डायरेक्टली कंट्रोल में है, जैसे मान लिया ओएनजीसी, ओएनजीसी जो पब्लिक एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बाकी सब उसकी एजेंसियां हैं, वो प्रशासन हो, महान्यायवादी हो, कोई भी हो, ठीक है, सबके ऊपर है वह, बिकॉज इट इज द पॉलिसी मेकर। कोई ऐसी संस्था नहीं होगी एक्सेप्ट जुडिशरी। क्यों? कि लिखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियां पृथक होंगी, संविधान ने लिख रखा है इसको। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अनुच्छेद 50 में। तो न्यायपालिका को छोड़कर कोई भी एजेंसी भारत सरकार की है, देश में कहीं पर भी काम, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली, उस पर उसका नियमन या उस पर निगरानी या आवश्यकता पड़ने पर उसमें हस्तक्षेप, यह अधिकार केवल भारत सरकार। अगर राज्य स्तर पर है तो राज्य सरकार का है, उसके ऊपर तो कोई संस्था नहीं हो सकती ना, बिकॉज दैट इज वन ऑफ, क्यों नहीं हो सकती? दैट इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टेट। राज्य का के 4 अनिवार्य तत्वों में से एक है सरकार। वही शासन का काम करेगी। शासन का काम क्या? नीति निर्माण, नीतियों को लागू करना। जो नीति बनाई जाएगी उसके लिए कानून बनना चाहिए, कानून बनाने का काम विधायिका को दे दिया, और नीति को लागू करने बनाने में कोई विवाद होगा, विवादों के समाधान के लिए हमने न्यायपालिका बना दी है। काम तो सरकार ही करेगी ना, शासन का। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण लगती है, और इसीलिए हमें लगता है कि सरकार के 3 अंग हैं, इसी कारण से। लेकिन लगने से सत्य तो बदलेगा नहीं ना। अगर हमने लिखा कि सरकार के 3 अंग हैं, तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 141, सबका उल्लंघन है एक साथ। ऑल आर्टिकल्स जो मैंने कहे, सबका एक साथ वायलेशन है। हाँ, और बोलिए, और क्या चल रहा है दिमाग में? हैं? हाँ, घूम फिर कर वहीं आ जा रहे हैं, घूम फिर कर वहीं आ जा रहे हैं। और बोलिए, और क्या चल रहा है दिमाग में? अभी जो मैं बात कर रहा हूं, उसको कहते हैं स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान है। कुछ जो क्रांतिकारी चीजें पढ़ रखी हैं, से बाहर आना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हम लिखते हैं, इसलिए मार्क्स नहीं आता। क्योंकि हिंदी माध्यम में क्या है, माध्यम का तो न पहले दोष था, न आज दोष है। ठीक है, माध्यम की वजह से ना तो नंबर पहले कटते थे, न आज कटते हैं। होता क्या है कि हिंदी माध्यम में इतने तरह के मटेरियल हमारे आसपास उपलब्ध हैं कि हम उसमें से कुछ का कुछ पढ़कर और लिख आते हैं। वहां लिख आते हैं तो वह हमें यह समझ में आता नहीं कि हमने क्या लिखा है और उसका प्रभाव परीक्षक पर क्या पड़ने वाला। ये समस्या है। अंग्रेजी माध्यम की एक खासियत यह है कि अनवांटेड मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हिंदी में मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज अनवांटेड। एक ही विषय पर मुझे लगता है 200-300 किताबें होती हैं, नहीं, तरह तरह की और आकर्षित करने वाली। किसी गाइड पर लिखा हो कि 10,000 प्रश्नों सहित, तुरंत खरीद लेंगे उसको। इस 10,000 में से 45 आ ही जाएगा। वही होता है। दिस इज द इशू। यही इशू है आप हिंदी माध्यम का, और कोई इशू नहीं। हिंदी माध्यम के छात्र अंग्रेजी वालों से ज्यादा पढ़ते हैं,
ये वास्तविकता है और नंबर कम आते हैं, तो हम कुछ का कुछ लिख कर आते हैं। दिस इज द रीजन, क्योंकि हम उसके आगे पीछे सोचते नहीं ना। हमारे पास जो पढ़ने का दायरा है, जो किताब हमारे पास है, उसका एक्सटेंट यही है, ना तो उसका बैकग्राउंड है, ना उसकी फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है। हमने उस भाग को रट लिया। जैसे जहां भी बहुत सारी किताबें हैं, हालांकि मैं उसको किताब नहीं कहता, लेकिन फिर भी जो भी पढ़ा है, जहां की सरकार के 3 अंग हैं, अब उसने यह एक्सप्लेन नहीं किया होगा ना कि क्यों है, वाई दीज 3 आर शुड बी कॉल्ड दी विंग्स ऑफ गवर्नमेंट, क्यों कहा जाना चाहिए इनको सरकार के 3 अंग। अगर मैंने कहा कि शासन के 3 अंग हैं, सरकार के नहीं, मैं आंसर दिया है ना, क्यों क्यों शासन के 3 अंग हैं, वो सरकार के क्यों नहीं हो सकते। तो जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं तथाकथित, वह ने तो इतना लिख दिया है केवल, ने ना तो उसको एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली, ना कहीं से कोई सपोर्ट लिया है। हमने तो उसको सीधे सीधे रट लिया। वो जाकर लिखेंगे वहां, तो आपका परीक्षक तो बेवकूफ नहीं है ना। दे आर गुड एक्सपर्ट्स, दे आर गुड एक्सपर्ट्स, सीनियर पीपल, सीनियर लोग हैं ना वह। ऐसा तो नहीं कि 22 साल का कोई युवक है जो कॉपी चेक कर रहा है। दे आर सीनियर प्रोफेसर्स, इधर रिटायर्ड प्रोफेसर्स और सीनियर पीपल, दोज हु आर मोर देन 60, 65, 70 years of age, they will not tolerate। और उसमें गलती से आपका परीक्षक अगर कानून जानने वाले मिल गया तो फिर खतरा अपनी चरम सीमा पर है। दोनों बातें हैं। हाँ, लिखें इसको या और कुछ पूछना है? कुछ और चल रहा है तो उसको क्लियर कर लिया जाना चाहिए। दूसरा, एक और बात बता दे रहा हूं, जो मैं क्लास में बता रहा हूं आपको अलग अलग टॉपिक्स में, बाहर से जो भी आप पढ़ रहे हैं, खुलेआम या चोरी छुपे, जैसे भी हो, अगर नहीं उसी विषय पर, मान लिया गवर्नेंस जैसे शुरू हुआ तो गवर्नेंस पर कुछ मिल गया, मान लीजिए लाल पीला हरा कोई किताब मिल गया बाहर, तो वो खरीद लेंगे हम, आ गई किताब मार्केट में। मैं यह कह रहा हूं कि अगर मैंने जो भी चीज लिखवाई या बताई, बाहर में कुछ और पढ़ा है और कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, अगर वो मेरी नोटिस में लाया जाना चाहिए। समझ में आई बात? यार, उसको नोटिस में लाकर डिस्कस कर लेंगे तो समस्या कम होगी। अगर यह कहेंगे नहीं सर ने तो कहा है, किताब में लिखा है, तो किताब ज्यादा सही होगी। मानसिकता है हमारी, इज अ ह्यूमन नेचर। किताब में प्रिंट है वर्ड अगर, तो मौखिक जिस किसी ने कहा तो उस पर भरोसा कम होगा ऑब्वियसली। तो अगर किताब पर में है लिखा हुआ तो हम ये मानकर चलेंगे कि यही सही है। उसको नोटिस में लाया जाना चाहिए कि आपने जो कहा और यह जो लिखा है इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, विच वन इज करेक्ट। अगर मैंने गलत लिखवा दिया, मान लिया, मुझे स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा 25 साल में तो नहीं हुआ है, 25 साल के मेरे टीचिंग करियर में। इसलिए उसको नोटिस में लाया जाना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट खराब नहीं बने। अगर अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा आप नंबर क्यों काट दिए परीक्षक ने। मैंने आंसर बहुत अच्छे लिखे थे, 20 आंसर लिखा, नंबर आया 50, 250 में। तो समझ में नहीं आएगा कि क्यों ऐसा मार्क्स आया और क्या उसमें सुधार किया जाए अगले मेंस के लिए। समझ में आई बात है? ऐसे नहीं, हजारों छात्र हैं ऐसे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, फैक्ट्स बहुत आता है, नंबर नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे कोई ना वजह, कोई तो वजह होगी ना। वो वजह वही, इसलिए मैंने कहा कि एक आंसर खराब नहीं होता, पूरा पेपर खराब हो जाएगा। परीक्षक ये मान के चलेगा कि यू आर नॉट ए फिट कैंडिडेट, तो समस्या बढ़ जाएगी उससे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि आपके परीक्षकों में से कम 15-20 मेरे मित्र हैं, बताया है ना मैंने आपको। तो उनसे मेरी लगातार संपर्क होता ही होता है मेरे पास। आज भी मैं सुबह बात कर रहा था, आज भी एक है व्यक्ति जिनसे बात कर रहा था, इज फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस।
he is also one of the examiners for the last 5 years. तो मुझे परीक्षकों की मानसिकता भी समझ में आ रही है, एक तरफ छात्र की मानसिकता भी समझ में आ रही है। मेरे साथ जो मॉक में बैठे थे भी पिछले 1 महीने, he was your question setter for history this year. GS history also, optional history. He's from Hindu college. तो उनसे अगर संकेत ले लिया, मान लिया, यह पूछ दिया मैंने कि लग रहा है कि अगली बार गांधीयन एरा पर 4 क्वेश्चन होगा, उन्होंने कहा करे नहीं, ऐसा कहां से होगा? हिंट मिल गया ना? नहीं मिल जाएगा ना हिंट? तब मैं पूछूंगा अच्छा ऐसा क्यों? क्या मतलब है कोई दूसरा एरिया इंपॉर्टेंट हो गया? मान ली उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार लग रहा है कि कल्चर के बहुत सारे न्यूज है। समझ में आ जाए कहां से क्वेश्चन, कैसे, किस तरीके से? कुछ बहुत स्वाभाविक है, क्वेश्चन तो बता के देगा नहीं, वह यही वाला मैंने बनाया, ले लीजिए, और जाकर इसका जेरोक्स करा के वितरित, ये तो होगा नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि वो ध्यान रखना है कि क्या लिख रहे हैं और उसका प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ रहा है। पहले दिन भी कहा था कि आपके ज्ञान से परीक्षक को कोई लेना देना नहीं, उसको देखना है आंसर के पीछे का यह माइंडसेट। आपके आंसर से उसको कोई मतलब नहीं है, आपने फैक्ट्स घटाया है, कम लिखा है, ज्यादा लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है, सर नीचे पैर ऊपर करके लिखा है, कैसे लिखा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेंस यह कहता है कि व्हाट यू राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ यू राइट। मेंस का नियम यही है कि व्हाट डू यू राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ डू यू राइट। कैसे लिखा गया है वो मायने नहीं रखता, क्या लिखा गया है वह मायने रखता, और इंटरव्यू में क्या कहा गया है यह मायने नहीं रखता, कैसे कहा गया है यह मायने रखता। दैट इज द टोटल जस्ट अपोजिट। अगर मैंने इनकार भी किया है कि आई डोंट नो द आंसर, उस नो कहने में भी ईमानदारी दिख जाएगी, क्योंकि अपनी आंख तो खुद दिखेगी नहीं ना बोलने के समय। आईना ऐसे करके तो बोलेंगे नहीं, मेरी आंख दूसरे को दिख रही है ना, बोर्ड को दिखेगी आपकी आंखों में ईमानदारी, अगर नो भी कहा है तो। खैर बोलिए। लिखवा देता हूं सरकार को, है ना? चलिए, वो भी लगेगा स्वच्छता अभियान, तो 1 दिन में कैसे स्वच्छ होगा भारत? हमें लगेगा उसको, वो चलेगा ही, वो चले, यहां भी चलेगा, यहां भी समय समय पर चलेगा स्वच्छता। यहां इसमें भी तो स्वच्छता की जरूरत है। बिल्कुल पढ़ते हैं, 1 दिन में 5 कॉपी चेक करता है वह, बस एक परीक्षक 1 दिन में 5 कॉपी चेक करता है 24 घंटे में ओनली। योर एवरी वर्ड इज रेड एंड देयर आर 3 एग्जामिनर्स। 3 लेयर पर कॉपी चेक होती है, अलग अलग इंक के पेन से। देन इट गोज टू हेड एग्जामिनर फॉर फाइनल मार्क्स। Then it goes to chief convener of the examiner. Then it is marks is allotted final. वो फुल प्रूफ सिस्टम है। अगर हमने यह लिखा कि 248.35 कोई फिगर लिखा और हम वो है 42 मान लिया, 0.42 था, हमने लिखा 35, हम ये मान के चलेंगे इतने बड़ा आंसर कौन पकड़ेगा? उसी काम के लिए पैसा मिलता है, गलतियां ही पकड़ने के लिए। सबसे पहले ध्यान ही जाएगा 0.35, इसका मतलब ये गलत फिगर है, यार गलत फिगर है। क्या मेंटल स्टेट क्या पता चला? दिस पर्सन कैन मैनिपुलेट फिगर्स, यू आर नॉट ऑनेस्ट। इसलिए सुझाव क्या दिया जाता है कि आंकड़े याद है तो लिखना, नहीं याद नहीं लिखना। अगर मुझे याद नहीं है तो मैं लिखूंगा कि लगभग 250 करोड़, नहीं, लेकिन लिखा 249.15 करोड़, क्या मतलब है कि एक्यूरेट फिगर चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं है क्या मतलब यू आर ए मैनिपुलेटर।
तो जो अधिकारी फिगर्स को मैनिपुलेट कर सकता है इज हाईली डिसऑनेस्ट। मैंने मैसेज दे दिया एक गलती से कि यू आर डिसऑनेस्ट, नंबर कट गया ना वहीं पर। दो तीन और अच्छे गुण अगर हाईलाइट करा दिए हमने अपनी तरफ से, मैं डिसऑनेस्ट तो हूं ही, विचार भी नहीं कर सकता हूं, अच्छा लिख भी नहीं सकता, जब तक कॉपी पूरी हो तो मान के चलिएगा कि ये सशक्त नागरिक बना रहे, ज्यादा अच्छा है। लिखिए लिखिए लिखिए, ध्यान रखना इस सब बातों का। आंसर राइटिंग अध्ययन सामान्य, लेखन विशिष्ट होना चाहिए। हम करते हैं अध्ययन विशिष्ट, लेखन एकदम सामान्य, इसलिए नंबर नहीं आता। चलिए लिखते हैं, सरकार लिखना है, हेडिंग तो बहुत छोटी सी है, सरकार। देखिए, सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्व है और यह शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का, और यह शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का अभिन्न अंग है, और यह शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का अभिन्न अंग है। इस संबंध में थॉमस जेफरसन, नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, जेफरसन का नाम नहीं सुना? अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कौन थे? He was the person who drafted the Declaration of Independence, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र के लेखक। जेफरसन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन भी किया है। क्या लिखा? इस संबंध में थॉमस जेफरसन ने कहा है कि सरकार वह संस्था है, सरकार वह संस्था है जो लोगों के अनिवार्य अधिकारों का संरक्षण करती है, जो लोगों के अनिवार्य अधिकारों का संरक्षण करती है, जिनमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, जिनमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सबसे महत्वपूर्ण। तो आधार स्तंभ है इसके, एक को कहते हैं वैधानिकता। अथॉरिटी। जनता द्वारा कानूनी मान्यता हो गई वैधानिकता। हो गया? नहीं, पैराग्राफ में लिखेंगे अब।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा करके लिखिए। शासन व्यवस्था में सरकार की भूमिका, शासन व्यवस्था में सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शासन व्यवस्था में सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह नीति निर्माण और नीतियों को क्रियान्वित, यह नीति निर्माण और नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होती है, करने के लिए उत्तरदायी होती है। भारत के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने, भारत के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने, केस लिख रहा हूं, उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब राज्य बनाम ओकारा ग्रेन बायर्स सिंडिकेट लिमिटेड 1964 मामले में, मामले में यह कहा है कि यह कहा है कि भारत सरकार और भारत संघ में अंतर है, भारत सरकार और भारत संघ में अंतर है। भारत सरकार विधिक निकाय नहीं है, जबकि भारत सरकार विधिक निकाय नहीं है, जबकि भारत संघ एक विधिक निकाय है और जो, जबकि भारत संघ एक विधिक निकाय है जो या जिसे कर दीजिए, जो नहीं, और जिसे अधिकार और कर्तव्य दोनों सौंपे गए, और जिसे अधिकार और कर्तव्य दोनों सौंपे गए हैं। सारा कर लीजिए। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 300 में, उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 300 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद, वाद मतलब केस, न्यायालय में कोई वाद भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद भारत संघ के नाम से, भारत संघ के नाम से, जबकि किसी राज्य सरकार के लिए राज्य के नाम से,
किसी राज्य सरकार के लिए राज्य के नाम से लाया जाएगा। क्लियर हुआ? सारा करके फिर लिखेंगे। सरकार का अर्थ मंत्रिपरिषद है। सरकार का अर्थ मंत्रिपरिषद है, जो संघ में लोकसभा के प्रति और राज्य में जो संघ में लोकसभा के प्रति और राज्य में विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यही मंत्रिपरिषद भारत की वास्तविक प्रधान भी है, रियल हेड। यही मंत्रिपरिषद भारत की वास्तविक प्रधान भी है। अब लिखेंगे ऐसे, एक कैटेगरी हो गई सामान्य, एक है विशिष्ट। प्रतिरक्षा, संघर्ष निवारण, जन कल्याण। और इधर हो गया नियामकीय, रेगुलेटरी। ये है सेवा आपूर्ति, चाहे विकास संबंधी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा सीधा है, हमें बात इस पर करनी है। नियामकीय कार्य का मतलब होता है कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, एक व्याख्या कर रहा हूं, अनुच्छेद नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत, समझने की कोशिश कीजिए। संविधान यह कह रहा है कि संसद भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, ठीक, और राज्य अपने राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। स्पष्ट हुआ? है? भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं और अर्जित क्षेत्र है। यही है ना? बहुत सारे राज्य हैं, संघ शासित हैं, और कुछ क्षेत्र हैं जो अर्जित हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि संसद भारत के राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग, मतलब भाग में यह भी आ जाएगा, यह भी आ सकता है, यह भी आ सकता है। तो संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाए या किसी एक भाग के लिए कानून। ठीक है, राज्य का यह अधिकार है कि राज्य अपने राज्य क्षेत्र पर
या उसके किसी भाग। इसका मतलब कि राज्य, कोई भी राज्य किसी भी कीमत पर ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो इस राज्य के बाहर कहीं और लागू हो सामान्य रूप से। ठीक है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हटा दें तो उसकी जरूरत अभी नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से क्या है कि राज्य के कानून उसी राज्य पर लागू होते हैं, यही है ना, और संसद के कानून सभी राज्यों पर लागू होंगे। इसका मतलब कि अगर भारत सरकार है तो भारत सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राइट। तो लोकसभा में कानून बना सकती है वह जो कानून बनेगा संसद का, वो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी लागू हो जा सकता है। लेकिन जब भी राज्य की कोई सरकार कानून बनाएगी तो वह उसके राज्य क्षेत्र पर ही, उसी राज्य तक लागू होगी। ठीक आया समझ में? है श्योर? ये संविधान में स्पष्ट उल्लेख है अंडर आर्टिकल 245 क्लॉज 1, अनुच्छेद 245 खंड 1। 245 याद नहीं मेरा, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो 245 का रेफरेंस आएगा संघ राज्य संबंधों में, वहां याद आ जाएगा। अभी हमें ध्यान यह रखना है कि कानून कौन कैसे बना सकता है। तो संसद के कानून सभी राज्यों पर लागू होते हैं, राज्य के कानून उसी राज्य पर लागू होते हैं। स्पष्ट है? यह कानून बनाने का एक्सटेंट है, विस्तार, किसका कानून कहां तक प्रभावी है, पहला। अब कानून बनाएगा किस विषय पर, कौन? तो संविधान, ये तो सुना होगा कि संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची, है ना, कि संघ सूची में जो विषय है उस पर संघ बनाएगा, राज्य वाले पर राज्य बनाएगा और संवर्ती पर दोनों बना सकते हैं। क्लियर है? विशेष परिस्थिति अगर हो जाती है जैसे आपातकाल, तो राज्य सूची पर संघ बना सकता है, ये है ना स्थिति। अदरवाइज हमने विषयों को बांट रखा है, संघ के पास अलग, राज्य के पास अलग। तो नियमन के लिए हमने विषय बांट रखे हैं 7वीं अनुसूची में, और कानून किसका कहां प्रभावी होगा इसका स्पष्ट उल्लेख कर रखा है संविधान में, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कानूनों में टकराव नहीं हो। स्पष्ट हुआ? है श्योर? इसके अलावा हमने राज्य या सरकार और नागरिक दोनों की शक्तियों को संतुलित किया है। जैसे कि हमारी शक्ति क्या है, हमारे अधिकार। नागरिक की शक्ति क्या है देश में, के अधिकार ना, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, यही है ना। और सरकार की शक्ति तो वही अभी लिखा, प्राधिकार, कानून बनाना, लागू करना। ठीक है, अगर सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, मान ले, तो तानाशाही जैसी स्थिति हो सकती है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा। और नागरिक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे तो अराजकता जैसी स्थिति हो जाएगी। क्या आया समझ में? तो राज्य की शक्ति की सीमा और नागरिकों के अधिकार की सीमा तय होनी चाहिए, ताकि कोई संघर्ष नहीं होनी चाहिए ना। एक अनुच्छेद मान लिया, उदाहरण दे रहा हूं कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। लिखा है, राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो राज्य के कार्य पर रोक लगाई गई ना, कि यू कांट डू दिस, तो राज्य की सीमा तय की गई है वहां। इस आया समझ में? 19(1) में हमें बहुत सारे अधिकार हैं, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, बहुत सारे हैं। बोलने का अधिकार है, इसका अर्थ क्या है कि हम गाली देने लगे? नहीं। राष्ट्र की सुरक्षा पर आघात कर दें? नहीं। किसी का चरित्र हनन कर दें? नहीं। इसका मतलब कि हमारे अधिकारों के प्रयोग की सीमा तय कर दी है संविधान ने, कि आप बोल जरूर सकते हैं लेकिन मान हानि नहीं कर सकते, राष्ट्र की अखंडता पर प्रभाव नहीं डाल सकते। ठीक है, तो हमारे अधिकारों की सीमा भी तय है और राज्य की शक्तियों की सीमा भी तय है, ताकि दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा। स्पष्ट हुआ यह? है? तो नियमन होना जरूर चाहिए, लेकिन नियमन स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए।
जब मर्जी आए तब सरकार ने कोई कानून बना दिया और उसके बाद हमारे अधिकारों को छीन लिया गया, या हम जब चाहें तब जो इच्छा हो वो करने लग जाए। दोनों को हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। ये कार्य भी सरकार ही करेगी, कानून बनाकर। स्पष्ट है? अब तो 3 बातें नियमन में समझनी है कि नियमन में कानून बनाने का अधिकार किसका है और वह कानून कहां तक प्रभावी होगा, पहला पॉइंट है। दूसरा, किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा, और तीसरी बात क्या है कि राज्य की शक्तियां और नागरिकों की शक्तियों की सीमा कैसे तय की गई। 3 बात है नियामकीय कार्यों। ठीक है, आज अनफॉर्चुनेटली मुझे क्लास जल्दी छोड़नी है। ये खुशी का माहौल है, वेरी गुड। मैं उस समय से परेशान हूं कल से कि अभी भी पूछा है बाहर कि कहीं बहुत दिक्कत तो नहीं होगी। ये ताली बज रही है, क्या हो गया कि आज बच गए हैं? दुर्भाग्यवश मुझे एक संस्थान ने जज बना दिया है काम के लिए, इसलिए मुझे 1:30 बजे पहुंचना है वहां। ठीक है, तो शाम वाली क्लास भी मैंने आगे बढ़ा दी है, 4 बजे से कर दी है बात, है ना। तो अगर इसको कल लिखवाऊं तो कोई बहुत समस्या है नहीं ना? परसों मंडे को कोई दिक्कत नहीं है? श्योर? मंडे को। थैंक यू।